नमस्कार बच्चों। सो बच्चों देखो, आज हम करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, थर्ड लेक्चर रहेगा जीओसी के लिए। और मैंने लास्ट टाइम पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बातें की थी कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें हमने दो तीन बातें पढ़ी थी कि भाई एक है तो एक अपने पास एक परमानेंट इफेक्ट ही, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होती है, ओनली बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट अगेन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारा उसका इफेक्ट का जो टेंडेंसी है उसकी पावर कम हो जाएगी। थर्ड हमने बात की थी कि भाई कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। यस और नो? फिर मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप्स होंगे जो अच्छा प्लस आई दिखाएंगे या बुरा प्लस आई दिखाएंगे उसकी एक लिस्ट बनवाई थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट के अंदर भी कौन से अच्छे ग्रुप्स है जो माइनस आई शो करेंगे, कौन से थोड़े से कम माइनस आई शो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको लिस्ट याद होगी। ये रही वो लिस्ट आपके सामने, बेटा देख लीजिए फटाफट से दोबारा। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, यानी कि NF3 पॉजिटिव सबसे हाईएस्ट माइनस आई रहेगा और कंपेरिजन करेंगे तो अपने पास ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्लस है मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने वाले हैं, आप सामने वाली ग्रुप को डोनेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या रहेगा? सो वी हैव CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस। अब आप बोलोगे सर कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सर काफी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, तो सर ये डोनेशन कैसे करेंगे? भाई माइनस आ चुका है इसके ऊपर। अगर ये खुद काफी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम था, एंड मानता हूँ था, लेकिन उस पर अगर माइनस आ चुका है, अब उसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो उस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, नहीं करेगा। और छोटा साइज होता है अपने पास N माइनस का, N का या O का, उसमें माइनस आ गया तो वो माइनस फैल नहीं पा रहा है, डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, तो अगेन उसकी टेंडेंसी रहती है कि इस माइनस को कैसे भी कम कर दो। वो कैसे कम करेगा इस माइनस को? तब वो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डोनेट करेगा। इसलिए प्लस आई ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप्स। क्या बोला मैंने? प्लस आई ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप्स। ध्यान सुनेगा मेरी बात को। और माइनस आई ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये दो शब्द आपको हमेशा अब याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? और ये दोनों शब्द हम यूज करेंगे थ्रू आउट द जीओसी और थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो, देते हो सामने वाली पार्टी को, इस तरीके से रिलीजिंग बोल लीजिए या डोनेटिंग बोल लीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। और इसके विपरीत अगर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एप्लीकेशन में ये सवाल आएगा आपके सामने कि भाई आप बताए कि चारों मॉलिक्यूल्स में से, पांच मॉलिक्यूल्स में से डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमें ग्रुप्स पहचानने पड़ते हैं उस टाइम पे, सारे इफेक्ट्स चेक करने के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो आज से जो पढ़ाऊंगा, जो भी इसमें रहेगा, वो थोड़ा सा हमारा डेप्थ में हम जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना हर एक बात का। EWG, तो इंडक्टिव के हिसाब से अगर बोलूं कि भाई इंडक्टिव में प्लस आई ग्रुप्स भी थे सर, अपने पास माइनस आई ग्रुप्स भी थे, किस ग्रुप को हम ERG बोलेंगे और किन ग्रुप्स को हम EWG बोलेंगे? तो भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे प्लस आई ग्रुप्स। अच्छा, जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे अपने पास कौन से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे? NH माइनस, CH2 माइनस, O माइनस, CO माइनस, अल्काइल चेन 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, इस तरीके से पूरे अल्काइल चेन वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे। सो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप्स। जो विड्रॉ करेगा वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और विड्रॉ कौन करेगा? जिसमें शक्ति ज्यादा होगी, जिसके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो दे आर माइनस आई इफेक्ट्स, माइनस आई हैविंग ग्रुप्स। प्लीज आप इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम हल्का फुल्का इस पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। उसके बाद हम रेजोनेंस की बात करेंगे शुरुआत। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की आपकी बात होगी तो आप प्लस ए ग्रुप्स की बात कर रहे होंगे, यानी कि प्लस ए ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात होगी तो माइनस ए इफेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि माइनस ए ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, विड्रॉ करेंगे वो डेंसिटी को। ठीक है, अब दो तीन बातें मुझे आपको और बतानी है इसमें कि कभी कभी क्वेश्चन इस फ्रेम में आता है आपके पास
क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आएगी कि भाई अपने पास कुछ प्लस आई ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने मुझे कहा था कि वो सब अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन होते हैं जो, तो कार्बन चेन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने वाले हैं, दे विल डोनेट, दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किस में आ जाएंगे, प्लस ए ग्रुप में आएंगे, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक। तो अल्काइल ग्रुप्स को आप सिंबल आर से बोल सकते हैं, सो दे आर प्लस आई ग्रुप, ठीक है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कंपैरिजन कैसे करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो कि पास एक ग्रुप आ गया CH3 ग्रुप, बॉन्ड मतलब किसी से जुड़ा होगा ये, जिसको ये डोनेशन दे रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल CH2 CH3 ग्रुप, अच्छा। थर्ड एग्जांपल CH2 CH2 भाई मुझसे पूछे कि इन तीनों में बेटर प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बोलो कैन वी कंपेयर, यस। भाई यहाँ से डोनेशन हो जाएगा इसके थ्रू, कार्बन ने डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ डोनेशन करेगा और यहाँ से यहाँ डोनेशन करेगा, जो भी सामने ग्रुप होगा वो इससे विड्रॉ करेगा और ये डोनेशन करने वाले हैं, ये प्लस ग्रुप शो करने वाले हैं। अब मुझे बताओ यहाँ अकेला कार्बन है जो डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पीछे से सपोर्ट आ रहा है, बोलो पीछे वाला सपोर्ट कर रहा है, भाई लेके जा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम दे रहे हो मैं तुम्हें दूंगा, तो एक सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ सपोर्ट और ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ जो ग्रुप होगा उसको ज्यादा प्लस आई ग्रुप का फायदा मिलेगा, उसके सामने जो प्लस ग्रुप लगा हुआ है वाला ग्रुप, और यहाँ जो ग्रुप होगा उसको थोड़ा फायदा कम मिलेगा, और यहाँ जो ग्रुप होगा उसका फायदा सबसे कम रहेगा। यानी कि इन तीनों ग्रुप में अगर मैं कॉम्पिटिशन बोलूं कि किसका प्लस है इफेक्ट ज्यादा है, तो कार्बन चेन बढ़ने से, भाई अगर कार्बन बढ़ गए चेन के अंदर तो हर कार्बन पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ओवरऑल डोनेशन बढ़ जाएगी, क्या बोला मैंने, हर कार्बन पुश करेगा और ओवरऑल डोनेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर मैं यहाँ नीचे मूव कर रहा हूँ इसी सीरीज के अंदर, तो आप बोलेंगे कि भाई प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। सर कैसे क्वेश्चन करा के बताऊंगा, लेकिन अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बताया मैंने, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। एक एग्जांपल और है मेरे पास इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, ब्रांचिंग वाला, ये तो स्ट्रेचिंग वाली बात होगी ना, एक मैं ब्रांचिंग की बात कर लेता हूँ, ये तो तीनों 1 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, डिग्री सेम थी, यहाँ पे डिग्री सेम थी, बस मैंने लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीज कर दी, तो उससे आपका प्लस इफेक्ट इंक्रीज कर गया। अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं, यहाँ देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें कार्बन चेन सेम रहेगी, हाँ देखो 4 कार्बन है, ठीक है, यहाँ कोई एक्स ग्रुप जोड़ा हुआ है, और वही 4 कार्बन है, लीजिए, ठीक। भाई कार्बन सेम है, 4 कार्बन है, यानी ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेन अपने पास, यानी कि 3 ग्रुप्स अपने पास, तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, क्या बोला मैंने, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन क्या तीनों ग्रुप्स एक जैसा प्लस है दिखाएंगे, नहीं। क्या तीनों ग्रुप एक जैसा प्लस इफेक्ट शो करेंगे, नहीं। एक्स क्या है सर, एक्स वो ग्रुप है जो सामने जुड़ा होगा ना इस बॉन्ड से, वो इस बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा ना, तो एक वैलेंसी फ्री कर दी मैंने, बाकी 3 वैलेंसी जोड़ दी अपने साथ, तो मान लो फ्लोरीन होगा, मान लो फ्लोरीन एक्स की जगह पे फ्लोरीन या फ्लोरीन कुछ ग्रुप आ जाएगा, तो ग्रुप खींचेगा और ये ग्रुप डोनेशन कर रहा होगा उस ग्रुप को, क्लियर है मामला। अब मुझे बताओ तीनों में बेटर डोनेशन कौन करेगा, तीनों में बेटर डोनेशन कौन करेगा, तीनों में बेटर डोनेशन कौन करेगा, तो आपको मैंने बताया था कि 3 डिग्री कार्बन ज्यादा अच्छा डोनेशन करता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, याद आया बोलो, हाँ सर ये वाली बात तो याद है, तो यहाँ देखो ये 1 डिग्री है, बोलो यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ ये 3 डिग्री कार्बन है, डिग्री निकालना मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, अगर एक कार्बन अपने बस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो 1 डिग्री बोलेंगे, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली डायरेक्टली तो 2 डिग्री बोलेंगे, अगर एक कार्बन 3 कार्बनों से ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली, दैट इज 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में क्या हो रहा है कि सारे कार्बन पास पास आ चुके हैं, पास है चूंकि वो तो अच्छे से डोनेशन कर पाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया पीछे वाला कार्बन काफी दूर चले गए ना यार,
और डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो प्लस आई का जो टेंडेंसी है या इंडक्टिव की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि 3 डिग्री ज्यादा इंडक्टिव शो करेगा 2 डिग्री से देन 1 डिग्री से, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इफेक्ट। तो यहाँ भी नीचे मूव करने पे मैं क्या बोलूंगा कि मेरे प्लस आई डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। शायद अब आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन बच्चों मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेक्चर्स को पूरा देखें। लेक्चर 1 देखा आपने, 2 देखा, 3 देखा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जल्दबाजी करेंगे तो बेटा कंसेप्ट नहीं आएगा आपको। सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसका पर्पस है कि आप चीज़ों को बेसिक से जानिए। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मेन मुद्दा है कि आप बेसिक से चीज़ों को पकड़ें, जल्दबाजी ना करें। मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि 5 लेक्चर में जियो से खत्म कर दी, वो हो भी नहीं सकता, पता नहीं कौन कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। 10 से लेक्चर तो कम लगेंगे भी नहीं। तो हर आप आराम से धीरे धीरे चीज़ को सीखें। कोई 11वीं क्लास का बच्चा जो पहली बार जीओसी पढ़ रहा है उसको भी सारी बातें आनी चाहिए, और जो उसके बाद कोई तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपसे सवाल बनने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो आपका रिविजन हो जाएगा, तो वो उसके लिए हमारा रहेगा, मेरा पर्पस, ठीक है। अब कुछ बातें करते सर माइनस ए ग्रुप के बारे में, कुछ बातें बताइए, आप सेम बातें बताइए। तो ऑर्डर याद अपने को माइनस ए ग्रुप के बारे में। चलो अगर क्वेश्चन करेंगे उससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा कि क्वेश्चंस करते वक्त आपको क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है। माइनस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ एक एग्जांपल के फॉर्म में लेंगे। अगर यहाँ फ्लोरीन ना जोड़ा होता, अगर यहाँ फ्लोरीन ना जोड़ा होता तो सिर्फ मिथाइल तो प्लस आई ग्रुप होता, पर मिथाइल के पीछे लगा हुआ है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बोलेगा कि भैया डोनेशन दीजिए, तो यहाँ से कोई बॉन्ड जोड़ा होगा, तो पूरा ग्रुप अभी एक माइनस आई ग्रुप बन चुका है। अगर यहाँ फ्लोरीन ना होता तो ठीक है, कार्बन चेन थी तो डोनेशन करती, बट चूंकि पीछे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ने क्या बोला कि उस पूरे चेन को कि भाई अब हम सब मिलके विड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, तो वी आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो एक माइनस इफेक्ट का एग्जांपल है ये, माइनस ग्रुप का एग्जांपल हो सकता है आपके सामने है। बोलो अब मैं अपनी कार्बन चेन थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक और फ्लोरीन है, इसको जोड़ रखा है किसी ग्रुप के साथ। लीजिए अब आपको मेरा सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मुझे मतलब तीनों में बेहतरीन माइनस इफेक्ट कौन शो करेगा। यहाँ पे चूंकि एक ही फ्लोरीन है तो खींचने की शक्ति कम हो जाएगी। यहाँ दो फ्लोरीन आ चुके हैं, बोलो हाँ या ना, ज्यादा खींचेंगे। यहाँ तीन फ्लोरीन आ चुके हैं तो ये कार्बन भीषण तरह से खींचेगा ताकि बाकी डोनेशन उनको मिल सके। बोलो यस और नो, चल जाएगा बोलो। यानी कि यहाँ भी नीचे आने पे खींचने की क्षमता बढ़ रही है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आपका बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। एकदम बेसिक्स आपको चीजों को पता करना, कुछ याद नहीं करना, फील करना आपको कि हाँ ज्यादा ग्रुप्स आगे तो दे विल पुल, और पुल करेंगे तो अपना माइनस आई की ऑर्डर उसकी टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि डोनेशन की जगह इस बार हम ज्यादा विड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट अपने पास बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए माइनस आई का ही, जैसे कई बार बच्चों को ये डाउट भी आता है। एक एग्जांपल है मेरे पास CH3। मैं भी वो एग्जांपल लेता हूँ जिसको अभी हम समझ सकते हैं। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं लेकिन फिलहाल जो नॉलेज आपकी है अभी उसके हिसाब से मैं एग्जांपल पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एग्जांपल सोचने पड़ते हैं कि भाई हाँ किस लेवल पे एग्जांपल दिए जाए आपको। ऐसा हो कि एग्जांपल हम टफ दे दें और आपसे ना बने फिर, और वो कॉन्सेप्ट ना लगे, ठीक है। ये ग्रुप कैसा है? NH2। N क्या करता है? विड्रॉ करता है, यानी कि NH2 एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी क्या है? NH, ये भी क्या है? N। तीनों ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। क्या करेंगे सर? तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि ये वाला N जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बोलो। ये वाला N जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और परसेंटेज S बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, याद आया बोलो। परसेंटेज एस बढ़ने से उस ग्रुप की, मैं कह रहा हूँ बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अच्छा,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से आपको पता है कि माइनस आई की क्षमता बढ़ जाएगी। तो तीनों है तो एन ही, पर ज्यादा अच्छा एन कौन होगा विड्रॉ करने के लिए? थर्ड वाला। आप समझ चुके हैं, यानी कि sp n is good withdrawing group than sp2n, which is even better than sp3n। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से लिंक है, लेकिन काम आएगा आगे, चिंता ना करें। ठीक, तो भाई ये मैंने कुछ आपको बेसिक बातें बताई हैं कि क्या रहेगा। अब हम अपनी बातों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं कि सर इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। भाई देखो, वैसे तो सवाल मुझे लास्ट में करवाने चाहिए, लास्ट में ही कराऊंगा मैं जब सारे इफेक्ट कवर हो जाएंगे, कि उसमें आपको रेजोनेंस भी देखना रहेगा, हाइपर कंजुगेशन भी देखना रहेगा और इंडक्टिव भी देखना रहेगा। लेकिन स्टिल कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक आपको दे देता हूँ आइडिया कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्ली नोट्स बनाएगा आप, उनको रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको फायदा रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और ज्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे से आप वीडियो देखिए, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है, पहला अपने पास रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मौसम अच्छा हो रखा है नहीं, बारिश वाला। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब मुझे बताओ, कार्बोकैटायन कल पढ़ा था अपन ने। कार्बोकैटायन क्या करता है भाई? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए होंगे? आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्लस ए ग्रुप से, एक माइनस ए ग्रुप से। कौन से ग्रुप्स कार्बोकैटायन को मजा देंगे, इसको स्टेबिलिटी देंगे? भाई तो मैं गया कार्बोकैटायन के पास, मैंने कहा भाई कैसे हो? कहता भैया बड़ा बुरा हाल है। क्यों? कहता भैया क्या बोले अब तुमसे यार, तुमसे क्या छुपाया जाए, पता तो तुम्हें ही कि हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कहता हाँ है। भाई ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, दुख की बात यह है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट तो हुआ ही नहीं, 8 तो हुआ ही नहीं अपने पास। दुख की बात क्या है कि भाई में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। मैंने कहा डेफिशिएंसी किस बात की? कहता 8 चाहिए थे, 6 तो हैं। 8 चाहिए तो ऑक्टेट के लिए, मेरे पास सिर्फ 6 हैं, तो मेरे पास कमी तो होगी, मेरे पास डेफिशिएंसी तो होगी। कहता हाँ यार। तो कार्बोकैटायंस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है, और जो खुद भिखारी है, डेफिशिएंट मतलब आप बोल सकते हैं इसको भिखारी। अब कार्बोकैटायन भिखारी की तरह बैठा हुआ है। भिखारी मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है, इसको जैसे हमें पैसों की चाहत होती है कई लोगों को, वैसे इनको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत रहेगी, तो उस सेंस में भिखारी रहेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भाई अगर हम सोचे इस तरीके से कि भाई कौन से ग्रुप्स इंडक्टिव के हिसाब से बात करें, तो कौन से ग्रुप्स इनको सेटिस्फाई करेंगे? तो भाई एक बात तो साफ है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, इनका भिखारीपन कम होगा, दूर होगा। कब? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। बोलो, जो इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे इनको मजा आ जाएगी। और मुझे बताओ इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से होते हैं? प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। हाँ, जितना बेहतर प्लस आई ग्रुप होगा, उतना ज्यादा वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता हुआ चला जाएगा। स्टेबल क्यों बोल रहे सर आप? बिकॉज कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। कार्बोकैटायन हमारा एक इंटरमीडिएट है, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता। उसको स्टेबलाइज करवाना है प्रॉपर तरीके से, तो उसको डोनेशन करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, बिकॉज उसके पास वो नहीं है। कौन देगा? प्लस आई वाले ग्रुप देंगे। क्यों देंगे वो प्लस आई वाले? बिकॉज प्लस आई क्या बोलते हैं कि हम तो डोनेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ग्रुप अगर इसके आसपास चिपके होंगे तो वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, और माइनस आई ग्रुप चिपके होंगे तो वो इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे। ठीक, पहली बात। अब इसी बात को यूज करके सवाल में फ्रेम करता हूँ आपके लिए, अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं, कर सके स्टेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखिए, पहला एग्जाम्पल को हम फ्रेम करते हैं। अभी मैं जो भी आंसर दूंगा उसमें सिर्फ इंडक्टिव ही लगा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमको सारे एफेक्ट्स चेक करने पड़ते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंडक्टिव जानता हूँ, तो मैं क्वेश्चंस को इंडक्टिव के अकॉर्डिंग ही आंसर देने वाला हूँ।
हो सकता है इसमें हाइपर कंजक्शन भी काम कर रहा हो, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन हम लास्ट में करवाते हैं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो बिना क्वेश्चन के, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ अभी इंडक्टिव के थ्रू स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। हो सकता है बाकी इफेक्ट भी काम कर रहे हो, उनके थ्रू भी मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमको वो नहीं पता है। तो अभी हम सिर्फ, अपना डोमेन काफी लिमिटेड है कि हम इंडक्टिव के थ्रू ही अपनी स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे भी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड ए है, दिख रहा है कार्बोडेन, हाँ सर दिख गया। या कोई दूसरा कार्बोडेन, हाँ सर बढ़िया लग रहा है, अरे बढ़िया तो है ही, तेरे पास तीसरा कार्बोडेन, बोलो ठीक है, बी एंड योर सी। सवाल उठता है तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोडेन कौन सा है? तीनों ही भिखारी हैं, हाँ सर। तीनों को जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, यस सर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे जिसको, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहेगा इन तीनों में, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो। मैं इसके पास गया, कार्बोकेटाइन के पास, पहले वाले के पास। मैंने कहा भैया क्या हाल है, मस्त हो? कहता है भैया मेरे आसपास 3 मिथाइल ग्रुप हैं। मिथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप है, डोनेशन आ रहा है मेरे पास। मेरे पास तीनों जगह से डोनेशन आ रहा है, जीवन बढ़िया कट रहा है। ए काफी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज उसके पास तीनों तरफ से डोनेशन आ रहा है। मैं क्या बी के पास में, तुम कैसे हो? कहता भाई डोनेशन तो आ रहा है मेरे पास भी यार, एक यहाँ से एक यहाँ से, उतना नहीं आ रहा है जितना एक ए के पास आ रहा था। ए के पास तो एक और मिथाइल ग्रुप था एक्स्ट्रा। कहता फिर भी ठीक है चलो, जीवन कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं गया सी के पास। सी कहता भैया सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो मुझे प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, बाकी तो एच है और किसी काम के नहीं है वैसे भी, तो मैं तो काफी कम स्टेबल हूँ ए और बी के मुकाबले। तो ये रहेगा मेरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल, छोटी सी बात। एक एग्जांपल और लेते हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे लूंगा कि आपको कंफर्टेबली उसको सॉल्व करना है। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तीनों कैटायंस की? तो तीनों सेम लग रहे हैं, सेम ही है बेटा मूर्ख, सेम नहीं है ये 1 डिग्री कार्बन पे है कार्बोकेटाइन, दिख गया? हाँ सर। ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दिस इज 3 डिग्री, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ देख ले, ये कौन सी डिग्री का है सर? 3 डिग्री का है। ये कौन सी डिग्री का है सर? 2 डिग्री का है। कौन सी डिग्री का है सर? 1 डिग्री का। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। हाँ सर। सर फिर भी इसको अगर जस्टिफाई करें तो कर ले जस्टिफाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो डोनेशन कैसे आ रहा है, डोनेशन यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, यानी कि कुल मिला के एक तरफ से डोनेशन आ रहा है। आप हो जगह से रहा था लेकिन रास्ता फाइनली एक मर्ज हो गया। ठीक है, ए खुश है, क्या बोल सकते हैं। बी के पास डोनेशन करने के लिए 2 रास्ते हैं, देखो यहाँ से भी यहाँ से भी, बी बेटर रहेगा। और सी तो और बेटर है, क्यों? यहाँ से भी और ऊपर से भी, बिकॉज आपका ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? अगेन सी बी ए। जितना ज्यादा प्लस है ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो जितने ज्यादा ग्रुप्स रहेंगे आसपास, हमारे इंडक्टिव हमारे अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो जाएगा? यस। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन के बारे में, ठीक है। कार्बोडाइन की बात कर ली मैंने, अब बात करेंगे थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन के बारे में, ताकि आपको माइनस आई के बारे में भी कुछ बातें और एक्स्ट्रा बता सकूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन, कार्बो अनाइन क्या होते हैं सर? उनके ऊपर तो माइनस चार्ज होता है, हाँ। इसलिए तो खुश होंगे ना सर, ये तो sp3 होते हैं, हाँ। कार्बन आयन sp3 होते हैं सर। अगर हम ये एग्जांपल लें मिथाइल कार्बन आयन का, ये तो sp3 है कार्बन, ये वाला तो। इसका तो ऑक्टेट भी पूरा है सर,
इसको क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ है यार, ज्यादा खा चुका खाना, कार्बन छोटे उसमें माइनस ज्यादा आ चुके हैं। माइनस चार्ज मतलब ज्यादा खाना खा चुके हैं, अब ज्यादा खाना खा लिया तो फिर क्या होगा, दिक्कत रहेगी, उल्टियाँ हो सकती हैं, तो क्या रहेगा उससे बेटर से। तो ये कोशिश करते हैं इनमें से एक्स्ट्रा चार्ज बाहर निकाल लिया जाए, इनमें से एक्स्ट्रा डेंसिटी विड्रॉ 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 कर ली जाए। क्या बोलेंगे? कार्बन आयन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। बोलो हाँ या ना, क्यों माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा इसमें से चार्ज निकाला जाएगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज विड्रॉ किया जाएगा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, उतना ज्यादा वो कार्बन आयन स्टेबल होता हुआ चला जाएगा। तो फाइनली क्या पॉइंट लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to minus I effect या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे, जितने मजबूत, जितने अच्छे ग्रुप्स होंगे विड्रॉ करने वाले, उतना ज्यादा वो कार्बन आयन स्टेबल होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? एकदम विपरीत बात है, कुछ रट्टा नहीं मारना। कटायन क्या भिखारी था, उसको देने वाला चाहिए। अनायन राजा है, ये डोनेट करेगा, ये देगा और इसे लोग विड्रॉ करेंगे। तो जितना अच्छा विड्रॉ करने वाले होंगे उतना ज्यादा इसको स्टेबल करेंगे। ऐसे याद कर लीजिए आप। एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? बिना क्वेश्चंस के ना बात नहीं मत। थ्योरी तो पढ़ ली, ठीक है, पर क्वेश्चन भी करना जरूरी रहता है, ठीक है? ये माइनस यहाँ लगा दो NO2। अब NO2 काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और एक और ले लीजिए आप, ये वाला फ्लोरीन। बोलो, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2। सवाल पूछा है मैंने कि भाई दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? NO2 क्या करेगा सर? ये तो विड्रॉ करेगा, फिर यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा। तो जो कार्बन का माइनस चार्ज एक्स्ट्रा वाला है वो आराम से मूव करेगा टुवर्ड्स NO2, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से फ्लोरीन खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, अगेन चार्ज ट्रेवल करेगा फ्लोरीन तक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ सर, ज्यादा बेटर माइनस ग्रुप कौन है? याद आया? इसलिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि NO2 एक अच्छा माइनस ग्रुप है बजाय फ्लोरीन के। ओहो, तो ज्यादा बेटर विड्रॉ कौन करेगा सर? पहला वाला करेगा। तो पहला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। ये तो सर आसान लग रहा है मुझे, जो भी अभी लग रहा है, जब तूने 20-25 मिनट वीडियो देख ली है। सर आपको कैसे पता कि कब हमको कंफर्टेबल फील होगा? सब पता है मुझे। सर एक डाउट और है। क्या डाउट है? सर एक डाउट है, अगर आप सुनिए तो। क्या डाउट है सर? ये तो आपने, ये सर देखो, 1 2 3, 1 2 3 दोनों ही ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे थे सर। तो आपने माइनस से देख लिया, आपका आंसर आ गया। सर मेरे दिमाग कह रहा है कि सर ये सवाल कर देते हैं सर, यहाँ NO2 कर दो सर और दूसरे पे F कर दो सर। अब सर आप फंस जाओगे, अब सर आप फंस जाओगे। क्यों? सर आपने कहा था कि इंडक्टिव तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सर देखिए, इसका डिस्टेंस बहुत पास है सर, ये तो फटाक से खींच लेगा। और सर ये इसका डिस्टेंस दूर हो गया सर, ये थोड़ा देर में खींचेगा सर। लेकिन आपने अभी भी कहा था कि NO2 ज्यादा अच्छा ग्रुप है माइनस F के। तो सर अगर NO2 ज्यादा अच्छा है तो हम उस ग्रुप को देखें या डिस्टेंस देखें? और F थोड़ा कम अच्छा है तो हम अगेन ग्रुप देखें या डिस्टेंस देखें? तो अब ऐसी दुविधा आ जाए, डिस्टेंस या ग्रुप में। ग्रुप के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए आपका? ए होना चाहिए। NO2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, लेकिन डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। जल्दी खींच लोगे पास से ही, चाहे वो कमजोर क्यों ना हो, तो बेटर रहेगा। मजबूत बैठा है, दूर बैठा रखा है आपने, आराम से खींचेगा वो तो, चाहे वो मजबूत क्यों ना हो। क्या बोला मैंने? अगर ग्रुप्स और डिस्टेंस में आपको किसी एक को चूज करना हो, अगर दोनों चीज फेवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों चीज फेवर नहीं कर रहे हैं, क्यों? यहाँ डिस्टेंस, यहाँ क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, बोलो हाँ या ना? डिस्टेंस ज्यादा है और ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। दोनों बातें क्या कर रही है? उल्टी पड़ रही है। डिस्टेंस ज्यादा मतलब इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो गया।
यहाँ क्या बात है, डिस्टेंस कम है, ओह डिस्टेंस कम है, लेकिन आपका फिर हल्का सा ग्रुप उसके मुकाबले, ग्रुप हल्का सा उसके मुकाबले, देखो सब कुछ कंपेरिजन की बात हो रही है, कमजोर हो गया। तो सर आप मुझे बताओ कि ग्रुप को देखो फाइनली या डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस को देखिए, बोले मैंने डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर ग्रुप स्ट्रेंथ। अच्छा, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, बी ज्यादा स्टेबल है फिलहाल ए से। प्लीज भावना में मत भूलिएगा, सारी बातें पता होनी चाहिए, तो ये आपके आंसर्स परफेक्ट रहेंगे जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। एक और सवाल करवा देता हूँ लास्ट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम रेजोनेंस की बात करेंगे इसमें। एक सवाल और ले लेते हैं, कार्बन कार्बन माइनस क्लोरीन आ जाएगा। इस कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, ये पूछा गया है। आसान सवाल आप तो कर दोगे, तो एग्जाम्पल ए बी, ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है कि सी वाले में ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, बोलो हाँ है ना, ज्यादा विड्रॉ करेंगे बोलो, इसमें दो विड्रॉ कर रहे हैं, इसमें मात्र एक विड्रॉ कर रहा है, बेटर कौन है, सी बी, दिस इज द आंसर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा। तो एक एक बात को समझने में समय लगता है ना, मेरे ख्याल से आप इस बात को वाकिफ रखते हो। अब चलते हैं, इंडक्टिव की बात हमने काफी कर ली है, हमें ग्रुप्स का अच्छा आइडिया हो चुका है कि कैसे ग्रुप काम कर देते हैं। अब चलते सेकंड फिनोमिना पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े आप, और ऑर्गेनिक में तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है। अक्सर बच्चे बोलते सर कि ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक हमें हमें टफ लग रही है, ये मुश्किल है, रट्टा मार रहे हैं, या हमें ऐसा बोला जाता है कोचिंग में के अंदर कि बस एनसीईआरटी को रट्टा मार लो। जो बोलते हैं वो खुद ही रट्टा मार के जिंदा उनका जीवन चल रहा है, समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला। भाई समझना है बेसिक बात, अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, कुछ याद नहीं करना होता। अगर बेसिक याद है, दो दूनी चार है, ये पता है ना, मतलब बेसिक, फिर अच्छी चीजें आप कर लोगे ना। रट्टा मारने का कोई एंड नहीं है, फिर तो आप एनसीईआरटी क्यों है, फिर तो सब कुछ रट्टा मार लो, फिर तो नीट जेई सबके क्वेश्चन रट्टा मार के बैठ जाओ, फिर भी क्वेश्चन नया आने वाला है, फिर फंस जाओगे। बेटर क्या रहता है कि जितना हो सके चीजों को कॉन्सेप्चुअल रखें, जितना हो सके बेसिक, पहली बार में जब सीखें तो बहुत बेसिक से सीखें, पहली बार में जब सीखो तो, और अच्छे से आराम से डेप्थ में जाके सीखो। रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, लेकिन पहली बार में जब भी सीखोगे चीजों को, तो जितना हो सके थ्योरी को अच्छे से कवर करें आप। पहली बार में अगर जल्दबाजी दिखा दी आपने, बात माने आपके कंसेप्ट बिगड़ चुके हैं, फिर आप 4-5 साल लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए फर्स्ट टाइम में आपको अच्छे से सीखना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, तो बाकायदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ में तो मारे जाओगे इसके बिना, बहुत बुरी बुरी वाले मारे जाओगे ट्वेल्थ क्लास के अंदर, तो अगर ये नहीं आ पाओगे तो, ठीक है। मैं आपको अल्ट्रा बेसिक से सिखाऊंगा कि क्या होता है रेजोनेंस, एकदम बेसिक से, ठीक है, उम्मीद आप ध्यान देंगे। तो पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस के बारे में हल्का से अपने एक आइडिया आपको देता हूँ। जैसे ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है ना, O3 मॉलिक्यूल, ओजोन गैस बोलते हैं उसको। अगर मैं इसको बोलता हूँ, किसी किसी बच्चे को मैं बोलता हूँ कि भाई O3 का स्ट्रक्चर बनाइए, O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो बच्चा बना देगा, बच्चा बना देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आता है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है तो प्लस चार्ज आ जाएगा सर, फॉर्मल चार्ज, और सिंगल बॉन्ड पे माइनस चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा सर। एक तो ये बन गया सर। दूसरा बच्चा ये बनाएगा, दूसरे बच्चे ने ये बना दी, दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो, दोनों सेम लग रहे हैं मुझे तो, दोनों सेम नहीं है। क्या बात कर रहे हो, घुमा दो सेम ही तो है। अरे भाई अगर घुमाने से काम चलता तो फिर तो सब कुछ सेम ही होता ना, सेम नहीं है।
ये आपको अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। मान लो इसका नंबरिंग कर दे, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ठीक है। अलग इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या आपका कहने का भाई? पहला स्टूडेंट क्या कह रहा है? पहला स्टूडेंट कह रहा है मुझे कि सर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। सेकंड स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर नहीं, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बिकॉज दोनों ने अलग पिक्चर देखी होगी चीजों की, मॉलिक्यूल से। दोनों अपनी जगह ठीक है और दोनों की अपने पास अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। इसकी अपने एक इंफॉर्मेशन है, इसकी अपने एक इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ कि भाई शायद दोनों मिलके ये कहना चाहते होंगे। दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये कह रहे हैं सर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो सिंगल तो दोनों में है, डबल पे डाउट है। तो डैश का मतलब क्या है? डैश मतलब दूसरा बॉन्ड पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत बॉन्ड उसमें आ चुका है, हल्का सा बॉन्ड उसमें आ चुका है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आरएच। ये एक रियल पिक्चर है, मेरी पूरी बात समझना। ये एक रियल पिक्चर है मॉलिक्यूल की। जब अगर आप ओजोन को रियलिटी के अंदर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन सर बच्चा कह रहा है कैसे दिखाई दिया उसको, दूसरा बच्चा कह रहा है उसको कैसे दिखाई दिया। ये आपकी मन घड़त स्ट्रक्चर्स है, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, रियल नहीं है। हम तो यही बनाते हैं बॉन्डिंग के अंदर, जो आप बनाते हो वो रियल थोड़ी ना होता है, वो तो एज्यूम कर लेते कि ऐसा बॉन्ड बना होगा इस तरीके से। भाई पढ़ने में कुछ तो चाहिए होगा ना। इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको नाम दिया गया इनका। इनको क्या क्या बोल सकते हैं इनको? इनको बोलते बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अभी दो नाम यूज कर सकते हैं इनके लिए। दे आर RS, that is resonance structures, resonating structures, and CS, that is canonical structures। अच्छा, और रियल पिक्चर कौन सी है? ये तो हाइपोथेटिकल है। सर ये वाली बात अलग से लिखवा दीजिए ना। लिखाऊंगा बेटा, पॉइंट बना के हर एक बात लिखाऊंगा अलग से, लेकिन पहले समझा रहा हूँ। और ये एक रियल पिक्चर है। अच्छा, तो सर जो हम एज्यूम कर रहे थे क्या वो गलत था? नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, उससे पहले एक डाटा आपको सिखा देता हूँ। उससे पहले एक डाटा आपको बता रहा हूँ। डाटा क्या है? इस डाटा को हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम। 154 पिकोमीटर रहेगी, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो अपने पास रहेगी बच्चों 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इस बात से आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल उतना क्लियर ना हुआ हो, लेकिन उम्मीद आपको हो गया होगा कि हाँ भाई मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, दोनों अलग हैं, दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, उनको मिला के मर्ज करके एक नई पिक्चर आपको मिल रही है और वो रियल पिक्चर रहेगी। सर मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल और दीजिए आप। लो, ये बेंजीन है, बोलो। हाँ सर ये बेंजीन है, इसको जानते हैं, बचपन से जानते हैं। किसी बच्चे ने बेंजीन ऐसा बनाया, ठीक है, पहला बेंजीन बनाया किसी बच्चे ने। दूसरा बोला सर मुझे तो बेंजीन ऐसे दिखाई देता है। फिर आप में से कुछ बच्चे बोल देंगे दोनों सेम तो हैं। तो जो दोनों सेम वाली कैटेगरी है गोली मार दी जाएगी, सेम कुछ नहीं है। अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, बेंजीन की बात कर रहा हूं, ठीक है।
नंबरिंग सेम रखते हैं ताकि कंपेयर कर सकें। 3 4 5 6। तो जब मैंने पूछा दोनों बच्चों से भाई कि बताओ क्या हालत है, तो फर्स्ट वाला बच्चा कहता है कि सर 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है। दूसरा बच्चा कहता है सर झूठ बोल रहा है, 1 और 2 के बीच तो सिंगल बॉन्ड है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन दोनों को अलग पिक्चर दिख रही है। रियल पिक्चर क्या रहेगी सर, मुझे बताइए। द रियल पिक्चर इज दिस। द रियल पिक्चर इज दिस। इसलिए आप अक्सर बुक्स के अंदर देखते हैं बेंजीन को ये बना के बीच में गोला बना देते हैं, ऐसे गोला, ठीक है, आपने देखा तो है। तो ये रियल पिक्चर है, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और बेंजीन के दो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलेंगे आर एस। बीच में लगाते हैं एरो, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये या फिर ये, इस तरीके से। दो अलग है, दो अलग है, काउंट किए जाएंगे, दो अलग काउंट किए जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब डाटा यूज करते हैं। डाटा बोलता है कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, 154 पिकोमीटर होनी चाहिए। डबल बॉन्ड के 133 पिकोमीटर या 1.33 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने बेंजीन में जो है ना, ई बेंजीन जो है फेमस, जब मैंने बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ निकाली, तो बिलीव कीजिए अपने पास 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही है। अच्छा, बेंजीन में 139 पिकोमीटर आ रहा है। सर कौन सा, सिंगल वाला डबल वाला, कोई भी निकाल लो। अच्छा, 1 2 वाली बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 139 पिकोमीटर। 2 3 वाली कितनी आएगी, 139 या 1139 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, सेम कैसे आ रही है? हाँ, बिकॉज किसी बच्चे को बच्चा कह रहा है 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, कोई कह रहा है 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है। तो हो सकता है कि जो पाई डेंसिटी है, पाई बॉन्ड, क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड या पाई डेंसिटी है, ये घूम रही हो, ये डिस्प्लेस कर रही हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। हाँ सर, ये बात सही लग रही है। तो सर सिंगल क्यों नहीं आया, 154 क्यों नहीं आया सर, पता नहीं। सर डबल भी नहीं आया है, तो डाटा तो आपका कुछ बीच में आ गया सर। हाँ, तो सर ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये तो ना सिंगल की ना डबल की है सर। तो फिर सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होगा या डबल बॉन्ड ऑर्डर होगा सर। दो बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ऑर्डर इज 2, एक बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो सर यहाँ कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है भाई, बेंजीन में जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो 1.5 पाया गया, आधा बॉन्ड, हाँ बोल सकते हैं 1.5 बॉन्ड। ओके, और ये डाटा एक्सपेरिमेंटल है, वो झूठ बोलेगा ना एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट में जब चीजें पाई गई, चीजों को ऑब्जर्व किया गया, तो डाटा ये पाया गया बेंजीन के बारे में। अच्छा, और हमारी, हम क्या देख रहे थे, हम तो ये देख के बैठे हैं जिंदगी भर से। तो क्या ये दोनों गलत है? गलत नहीं है, ये दोनों इमेजिनरी है, हमारे प्रपोज किए गए स्ट्रक्चर्स हैं। भाई कॉपी में कुछ तो बनाओगे, अभी जो 1.5 है कॉपी में कैसे बना दोगे ये? अच्छा, यानी कि 2 और 3 के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, हाँ, 3 4 के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, ऐसे कुछ बॉन्ड होगा, ऐसे, तो उसको सर्कल बना दिया। ये भाई कभी 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, वही डबल बॉन्ड कभी 2 3 के बीच में है, घूम रहा है डबल बॉन्ड। क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड घूम रहा है। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसलिए रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का रोल ज्यादा है, आपको बताया था मैंने। ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट होती है। अभी तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि रेजोनेंस क्या होता है, क्यों इस फिनोमेना की जरूरत पड़ी, बोलो। अभी तो हम यहीं बैठे हुए हैं कि भाई क्यों इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, तो डिफाइन करें व्हाट इज रेजोनेंस। So when a molecule can be shown by, when a molecule can be shown by two or more structures, इसे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कह रहे थे या कैनोनिकल फॉर्म्स कह रहे थे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कह रहे थे। टू और मोर स्ट्रक्चर्स विच आर इमेजिनरी, मैंने कहा ना दे आर इमेजिनरी, विच आर इमेजिनरी, विच आर इमेजिनरी and real structures cannot be shown
और नॉट यूजफुल, मतलब दिख तो जाएंगे, दे विल बी हाइब्रिड, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे आप भाई? 1.5 पॉइंट में रिएक्शन कैसे कराओगे आप? हमें तो प्रैक्टिकल दुनिया में, मतलब हमको तो थियोरेटिकल दुनिया में रिएक्शंस करवानी होती है ना, पेपर पे कुछ तो बनाएंगे। तो पेपर पे बनाने लायक चीज नहीं है वो, बट दे आर रियल। तो ठीक है, एंड रियल सक्सेस कैन नॉट बी ड्रॉन एंड नॉट यूजफुल, कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड और आरएच, रेजोनेंस हाइब्रिड और आरएच। ठीक, तो इतना रखिए इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं कि सर क्या मुझे बताइए सर, सारे कैनोनिकल फॉर्म्स, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसको इसको मिलाएंगे तो बराबर मिलेगा। हो सकता है कि ये उतना अच्छा ना हो, ये ज्यादा अच्छा हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन कम हो, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। किस में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम? भाई दोनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे, चारों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल पिक्चर दिखाता है। उसके बच्चा बोले कि सर मुझे लग रहा है सर ये 100% है, तो दूसरा बच्चा बोले सर नहीं ये 100% है। नहीं, दोनों बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। हो सकता है आपके पास 4-5 आरएस बन जाए जो बराबर कंट्रीब्यूट ना कर रहे, तो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कम कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारी बातें की जाएंगी अभी। इसके बाद कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन, या फिर क्यों रेजोनेंस के अंदर पी बॉन्ड या अपने पास पाई बॉन्ड कैसे मूव करें, कैसे पी और डी वैकेंट ऑर्बिटल्स की बात की जाएगी। तो इट विल टेक 2 क्लासेस मोर, 2 क्लास में जोड़ लगेंगी, ये रेजोनेंस पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार रेजोनेंस खत्म हो गया, ट्रस्ट में जीओसी में आपको तकलीफ नहीं होने वाली, पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ से कोई तकलीफ नहीं होने वाली, बहुत जाएगी बात ऑर्गेनिक। चलते हैं फिर बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में। हाँ वो भी मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।